हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी लैंग्वेज का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और डिराइव डेटा टाइप्स में कुछ किया पहले प्रैक्टिकल। आज हम जो करने वाले हैं वो नेक्स्ट डिराइव डेटा टाइप है, जिसको हम एग्रीगेट डेटा टाइप भी बोल देते हैं। तो एग्रीगेट डेटा टाइप्स मीन्स which is made up of combination of basic data type variables like 100 integers और 3 characters and 1 integer, कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन। लेकिन एरे के केस में हमने बात की थी जो सिमिलर टाइप के डेटा टाइप के वेरिएबल्स को कंबाइन करके। आज हम जो नेक्स्ट डिराइव डेटा टाइप करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? जैसे हमें कोई एम्प्लॉयज़ के या कोई स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को रखना है जिसमें हमें कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप्स चाहिए। उस केस में एरे हमारे लिए यूज़फुल नहीं रहता। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ स्टूडेंट, एज ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स, वट एवर यू वांट टू कैलकुलेट। नेक्स्ट फील्ड यू कैन टेक द टोटल मार्क्स, जो कि एक कैलकुलेटेड फील्ड होगा। तो अभी के लिए सिंपली हम एक इंटीजर और एक कैरेक्टर को लेके स्ट्रक्चर बनाते हैं। उससे क्या है कि एक तो आपको स्ट्रक्चर डेटा टाइप की डिक्लेरेशन के बारे में पता चल जाएगा, दूसरा स्ट्रक्चर टाइप के जो वेरिएबल्स हैं उनको हम प्रैक्टिकली बाद में प्रोग्राम्स में यूज करेंगे। अभी जस्ट हम उसको डिक्लेयर, इनिशियलाइज या फिर उसको यूजर से इनपुट कैसे करवाना है और उसको यूज कैसे करना है। तो इसके लिए हम एक सैम्पल प्रोग्राम लेंगे। जैसे इसके लिए हम कीवर्ड यूज करेंगे स्ट्रक्ट। जैसे हमने एरे नेम ए लिया, एरे नेम ए लेने के बाद हमने उसकी इंडेक्सिंग यूज की 0 1 2। इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रक्ट और उस स्ट्रक्चर का नेम मींस डेटा टाइप का जो नेम है यहाँ पे वो ABC रहेगा। स्ट्रक्चर ABC, ABC इज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर हियर। Next, I take an integer. I take a character. Suppose I take just 2 variables aggregated in struct ABC. यहाँ पे मैं सेमीकोलन से इस स्ट्रक्चर का एंड करती हूँ। दिस इज जस्ट एंड ऑफ द डेक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट। तो इसके बाद स्ट्रक्ट ABC, दोनों वर्ड्स को यूज करके आप इसको एज ए डेटा टाइप मानोगे। जैसे अभी तक आपने बेसिक डेटा टाइप यूज किए इंट, कैर, इनको लेके आप इंट ए, कैर बी। तो आप जो ये इंट कीवर्ड लिखते हो उसकी जगह पे आप यहाँ पे लिखोगे स्ट्रक्ट ABC। मीन्स ये जस्ट एक डेटा टाइप बनेगा। इसका जो वेरिएबल मुझे बनाना है, जैसे सपोज मैं v लेती हूँ, मीन्स इंट v एक बेसिक इंटीजर टाइप का वेरिएबल v हो गया। अभी मैंने जो v लिया है वो स्ट्रक्ट ABC टाइप, मीन्स इस टाइप के वेरिएबल के अंदर मेरे पास कितनी मेमोरी रिजर्व होएगी। जैसे ही मैं v वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी तो मेमोरी में ये 3 बाइट सर्च करेगा कंटिन्यूअस। इंटीजर के लिए 2 बाइट्स इट विल टेक फॉर a, 1 बाइट फॉर b एज इट इज ऑफ टाइप कैरेक्टर। तो इसको असेस कैसे करेंगे? हमारे पास अब एक मैंने पहले डेटा टाइप क्रिएट किया, उसका वेरिएबल मैंने, एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि दिस इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अभी तक जो हमने डेटा टाइप इंट, कैर वगैरह लिए उसमें क्या था कि जो डेटा टाइप थे वो सी लैंग्वेज के बेसिक थे। उसमें हमने इंट और कैर अपनी ओर से डिसाइड नहीं किया कि वो कितनी बाइट्स लेंगे और उस टाइप का जो वेरिएबल होगा वो उसके लिए मेमोरी कितनी रिजर्व होगी। लेकिन जो स्ट्रक्ट डेटा टाइप है उसके लिए मैंने 3 बाइट्स का एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप क्रिएट किया, स्ट्रक्ट ABC। उस टाइप का वेरिएबल मैंने लिया v, और अब इसके v के पार्ट्स को, जैसे एरे में हम सबस्क्रिप्ट्स यूज करते थे टू असेस द इंडिविजुअल वेरिएबल्स ऑफ एरे, A0 A1, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डॉट। डॉट ऑपरेटर इज यूज टू असेस द इंडिविजुअल पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ ए स्ट्रक्ट टाइप using its name of the variable like this. I will write this. Enter value for a. Similarly, printf enter value for b.
एक यहाँ पे प्रॉब्लम और आती है, जब कभी भी हम किसी इंटीजर वेरिएबल को इनपुट करवाने के बाद कोई कैरेक्टर टाइप वेरिएबल को इनपुट करवाएंगे तो होता क्या है कि मैंने डाला 22 फॉर ए और मैंने प्रेस किया एंटर, तो जो एंटर है वो भी एक वैलिड कैरेक्टर माना जाता है। \n हमने डिस्कस किया था न्यू लाइन कैरेक्टर, तो वो एक सिंगल बाइट का एक कैरेक्टर माना जाता है। होता क्या है कि जब हम जैसे 22 वैल्यू ए में डालेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे, वो एंटर की कहाँ पे चली जाएगी, बी के अंदर। मीन्स उसको दो इनपुट ऑटोमेटिकली 22 एंटर से ही मिल जाएंगी, वो हमसे बी की वैल्यू स्कैनफ नहीं करेगा। मैं इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाती हूँ, इससे आपकी 2-3 चीजें और कवर हो जाएंगी। यहाँ पे मैं लिखती हूँ एड्रेस ऑफ नॉट ए, आई विल राइट v.a. नाउ टू scanf the value of b, similarly I will write v.b. जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि क्या आती है, जिसके लिए हमें बफर को क्लियर करना पड़ता है, जिसको f-flush स्टेटमेंट से हम करेंगे। अभी के लिए हम जस्ट इसी प्रोग्राम को एज इट इज रन करेंगे। तो मैं यहाँ पे printf करवा के देखती हूँ। printf a इज इक्वल टू %d, b इज इक्वल टू %c, सॉरी v.a कोमा v.b। अब यहाँ पे इंडिविजुअली a और b का कोई मतलब नहीं है। a और b कंपोनेंट्स जो हैं वो v के साथ डॉट ऑपरेटर के साथ ही असेस हो सकते हैं, अलग से a और b को हम असेस नहीं कर सकते। जब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगी तो a की वैल्यू ये प्रॉपर एक्सेप्ट भी करेगा और उसको वापस आउटपुट स्क्रीन पे भी देगा। लेकिन जब मैं b की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगी v.b की, तो ये कुछ गार्बेज ही आपको प्रिंट करके देगा, क्योंकि b में प्रॉपर वैल्यू स्टोर नहीं होगी। तो मैं इस फाइल को सेव करती हूँ। स्ट्रक्चर नेम है इसका कंट्रोल F9। यहाँ पे अब ये क्या एरर दे रहा है, स्ट्रक्चर स्टेटमेंट मिसिंग, ओके। कंट्रोल F9, एंटर वैल्यू फॉर ए, मैंने वैल्यू एंटर की सपोज 22, एंटर वैल्यू फॉर बी, मैंने कैरेक्टर डाला C, लेकिन इसने B की जो वैल्यू है वो कोई गार्बेज प्रिंट कर दिया। रीजन बीइंग कि इसने 22 एंटर मैंने प्रेस किया तो एंटर इसने कंसीडर कर लिया, इसने मेमोरी के अंदर दोनों वैल्यूज एक साथ एक्सेप्ट कर ली। उसको एक इंटीजर मिल गया 22 और उसने एंटर की को एज ए कैरेक्टर B के अंदर सेव करा दिया। तो मुझे क्या करना था कि जैसे ही मैं नेक्स्ट वैल्यू b की स्कैनफ करवाऊंगी, उससे पहले मुझे एक फंक्शन देना होगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, f-flush 0 विद 0 पैरामीटर। अभी के लिए आपको ये सिर्फ याद रखना है कि इसमें 0 पैरामीटर पास करना है, लेकिन जब हम फंक्शंस का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तब आपको ये प्रैक्टिकली समझ आएगा कि हमने इसमें एक पैरामीटर पास क्यों किया है। तो यहाँ पे जो f-flush है, दिस फंक्शन विल फ्लश मीन्स क्लियर द वैल्यू stored in the buffer after I press enter key. So fresh value it will scanf and store in v.b, control F9. Now I will press the value 30, enter, R for B. It has not cleared the buffer, f-flush. Because there is a mistake. I have written D by mistake. I should write C as B is equal to %C. I have written in this printf statement. So I will again run and check the program. वैल्यू 30, एंटर, एंड b के लिए मैंने वैल्यू डाली g। नाउ द करेक्ट आउटपुट इज डिस्प्लेड, a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू g। मैं एक बार फिर से आपको ये बताती हूँ कि f-flush स्टेटमेंट ने क्या किया, जैसे ही मैंने 30 एंटर किया और उसके बाद मैंने एंटर की प्रेस की, तो इसने 30 को
फर्स्ट इंटीजर के लिए स्टोर कर दिया एंड एंटर की जो है उसको क्लियर कर दिया। उससे क्या है कि बैकस्लैश n जो कैरेक्टर न्यू लाइन कैरेक्टर है इसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया b के लिए, और b के लिए हमारे से एक फ्रेश कैरेक्टर स्कैनफ करवाया। तो उस केस में हमारी जो वैल्यू है प्रॉपरली प्रिंट होती है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में एक छोटी सी इंप्रूवमेंट और करते हैं। स्ट्रक्ट abc एक मैंने डेटा टाइप क्रिएट किया है which will reserve 3 bytes whenever I declare a variable of type struct abc v. I can take more variables also like this. Note this v and v1 v2. Now I will assess the value of v1 dot a v1 dot b v2 using dot operator. There is another method. I can declare these variables in a shortcut way like this. There is no difference if I declare struct abc और करली ब्रैकेट के बाद मैं v लिखती हूँ, और इन केस मैं यहाँ पे struct abc v लिखती हूँ, ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पे मैं जो वेरिएबल्स ऑफ टाइप struct abc हैं मैं उनको करली ब्रैकेट के बाद भी रख सकती हूँ। और इस तरह से आप स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स, यहाँ पे आप स्ट्रक्ट कीवर्ड है, यहाँ पे आप अपनी ओर से कुछ और नहीं लिख सकते, लेकिन abc की जगह पे यहाँ पे आप कुछ और लिख सकते हो, जैसे स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट v अलग से डिक्लेयर करने के लिए, और अगर आप इसको शॉर्टकट मेथड से यूज़ करते हो तो आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ कर लोगे और स्ट्रक्चर टाइप को, जैसे यहाँ पे मैंने 3 एंटर किया और फिर r एंटर किया, देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल। नेक्स्ट इज़ कि हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स डेटा टाइप जो कि एग्रीगेट डेटा टाइप है, जो कि प्रिमिटिव नहीं है, प्रिमिटिव डेटा टाइप के कॉम्बिनेशन से बना है। हम एग्रीगेशन फर्दर भी कर सकते हैं, नेस्ट भी कर सकते हैं एक के अंदर दूसरा डेटा टाइप, लेकिन वो हम एडवांस प्रोग्राम्स के टाइम पे करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि आप जैसे यहाँ पे आपने स्टूडेंट का स्ट्रक्चर लिया तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय का एक और स्ट्रक्चर ले सकते हो। सिमिलरली आप जैसे नॉर्मल एग्रीगेटेड टाइप को असेस करते हो आप दूसरे को भी ऐसे ही असेस करोगे। और अगर आप उनके ऊपर कोई प्रोग्रामिंग फर्दर करना चाहते हो तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको v.a v.b करके इसको यूज़ करना है। तो हम स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स को हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा टाइप को इस तरह से यूज़ करोगे। आज हम एक और एग्जांपल करते हैं। मैंने एम्प्लॉय टाइप की स्ट्रक्चर बनाई और इसमें मैंने लिया इंट a अब इस स्ट्रक्चर में हम कितनी बाइट्स का एक डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं, हमें जस्ट इसकी पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमें सपोज एम्प्लॉय की स्ट्रक्चर के लिए एक कोई इंटीजर फॉर एग्जांपल उसकी आइडेंटिफिकेशन एंटर करवानी है, तो हमारे लिए इंटीजर सफिशिएंट है, क्योंकि जो इंटीजर है वो 2 बाइट्स ले रहा है और 2 बाइट्स के अंदर हमारी कितनी रेंज इंटीजर्स की आ जाती है 32768 माइनस 32768 टू 32767 इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये जो इतना इंटीजर रेंज है हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए काफ़ी है। तो हमारे लिए एक इंटीजर, तो हमें जब भी कभी कोई डेटा टाइप क्रिएट करना होता है तो ये भी देखना होता है कि हमारी जो वैल्यू हम स्टोर करने वाले हैं वो मैक्सिमम कितनी जा सकती है, उस हिसाब से हमें इसकी रेंज डिसाइड करनी होती है। कैर B5 यहाँ पे क्या मतलब है कि हमने 5 बाइट्स का एक कैरेक्टर एरे लिया है, मीन्स यहाँ पे मैं क्या स्टोर कर सकती हूँ 5 लेटर्स का कोई वर्ड स्टोर करना है। तो टोटल ये कितनी बाइट्स रिजर्व करेगा जब इस एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का कोई v वेरिएबल जैसे मैंने बनाया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या कितनी बाइट्स रिजर्व करवाऊंगी 2 + 5 फॉर कैरेक्टर टाइप और इंटीजर विल टेक 2 बाइट्स, 7 बाइट्स का ये v रिजर्व करेगा। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम स्ट्रक्चर टाइप के बना सकते हो। इसी तरह से स्ट्रक्ट की जगह पे आप 2 और डिराइव डेटा टाइप हैं, जैसे हमने पहले किया एरे, देन स्ट्रक्चर, थर्ड है यूनियन और फोर्थ है फंक्शन टाइप।
अब ये फंक्शन टाइप क्या है, ये तो हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस करने के बाद करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनियन को डिस्कस करेंगे और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फंक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या है। थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देती हूँ, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या है, कई बार क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर काम, फॉर एग्जांपल हमें एक नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है, तो मैं चाहती हूँ कि हर बार मैं एक वैल्यू उस फंक्शन में, जैसे हमने मैथमेटिक्स में अब तक किया कि जैसे हम ले सकते हैं इंटीजर ऑफ 2.9, अगर हम 2.9 का अगर इंटीजर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो 3 बनेगा। 2.3 का क्या बनेगा, 2 मीन्स अगर उसकी डेसिमल प्रिसीजन जो है वो 5 से कम है तो हम उसको लोअर वैल्यू को ले लेते हैं। तो इस तरह से इंटीजर ब्रैकेट के अंदर हम क्या देंगे, वैल्यू, तो वो उसका ये होते हैं कि जो स्टैंडर्ड फंक्शंस किसी लैंग्वेज के। लेकिन इसी तरह के यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, जिसमें हम नेम अपनी ओर से लेते हैं, कोई भी नेम, जैसे टेबल नेम ले लिया एक फंक्शन का, तो वो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर हो गया। तो उस फंक्शन के अंदर हम कोई पैरामीटर पास करेंगे कि हमारी इस वैल्यू पे ये काम करवाना है। तो रेपिटेशन जहाँ पे होता है तो हम उसको बारी बारी से अपने प्रोग्राम में रिपीट नहीं करते स्टेटमेंट्स को कि अब मैंने 2 डाला तो 2 का टेबल बनाना है, 3 डाला तो 3 का टेबल बनाना है। मैं जस्ट एक फंक्शन बनाऊंगी जिसमें मैं एक वेरिएबल जनरल रख लूंगी a, जिसकी वैल्यू मैं यूजर से लेके पास करूंगी, और वो फंक्शन क्या करेगा, उसकी वैल्यू पे टेबल को कैलकुलेट करके दिखा के और वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा जहां से मैंने वो फंक्शन को कॉल किया था। तो 3 चीजें हमने समझनी होगी कि व्हाट इज अ फंक्शन कॉल, व्हाट इज फंक्शन डेफिनेशन, और थर्ड क्या है कि हाउ कैन वी असाइन ए यूजर डिफाइंड फंक्शन टू अ वेरिएबल। लाइक अभी के लिए आप ये देखो कि जैसे मैं यहाँ पे देती हूँ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू a प्लस b। सिंपलेस्ट स्टेटमेंट, c इज इक्वल टू a प्लस b। व्हाट डज दिस मीन, a प्लस b को ये प्लस कैलकुलेट करेगा और उसकी वैल्यू c को असाइन करेगा। लेकिन इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करती हूँ तो ये हमेशा ही वैल्यू 5 आएगी। अगर मैं a प्लस b की जगह पे यहाँ पे कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन नेम दे देती हूँ कि मुझे इस फंक्शन को कॉल करके उसको उसकी वैल्यू, उसमें जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको रन करेगा और वापस ये इसी इक्वल टू साइन के राइट साइड पे आके कंट्रोल भेज देगा जो सी को असाइन हो जाएगा। तो इसको मैं जनरल प्रोग्राम बनाने के लिए हम मेनली क्या है कि फंक्शंस क्यों यूज करते हैं, मॉड्यूलर अप्रोच यूज करने के लिए, कि हम अपने छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाते हैं, पार्ट में काम करते हैं। तो मॉड्यूलर अप्रोच आपको क्या हेल्प करती है कि आपके किसी प्रोग्राम के किसी एक पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। सपोज मैंने 2 फंक्शन बना रखे हैं अपने एक प्रोग्राम के अंदर, एक टेबल के लिए और सपोज एक मैंने बना रखा है कि वहां तक मुझे इवन ऑड प्रिंट करवाने हैं, आइदर इवन और ऑड, जो भी मैं पूछूंगी वहां उस लिमिट तक इवन आने चाहिए या ऑड आने चाहिए। मैंने सपोज ये 2 फंक्शंस बना रखे हैं। सपोज जब मैं प्रोग्राम को रन करती हूँ तो मेरी एरर जो है वो टेबल में आ रही है लेकिन दूसरे फंक्शन में नहीं आ रही, तो मुझे वो पूरा मॉड्यूल रीचेक करने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट उस पार्ट पे जाऊंगी जहां पे मेरी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है टू प्रिंट द टेबल। तो मॉड्यूल इस तरह की जो अप्रोच है उसमें क्या फायदा होता है कि आप जब हमारी 1000 लाइन के प्रोग्राम होंगे तो उसमें क्या है कि जिस पार्ट की एरर है मुझे सिर्फ उस पार्ट को ही रीचेक करना पड़ेगा, बाकी के प्रोग्राम को हम स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है शॉर्टकट, जो कंडीशनल कंस्ट्रक्ट की जगह पे हम यूज कर सकते हैं, कि जैसे यहाँ पे मैं स्कैनएफ करवाती हूँ। दो वैल्यूज को मैं स्कैनएफ करवाती हूँ। सपोज मुझे सिंपल एक प्रोग्राम करना है कि इनमें से जो भी ग्रेटर है उसके हिसाब से मुझे प्रिंट आउट करवाना है मैसेज।
ये है क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले आप C इक्वल टू के राइट साइड वाली सारी स्टेटमेंट को देखो। इसमें एक मैंने ऑपरेटर यूज किया है क्वेश्चन मार्क एंड सेमी कॉलन। मीन्स क्वेश्चन मार्क के इधर जो है वो मेरी इफ कंडीशन है। इफ A इज ग्रेटर देन B देन आई विल चूज 1, इफ A इज नॉट ग्रेटर देन B देन आई विल चूज 0 एंड आई विल असाइन आइदर 1 और 0 टू C। नाउ आई विल printf the value of C। A के अंदर मैंने कोई वैल्यू डाली और फिर मैंने B के अंदर कोई यूजर से इनपुट ली, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, printf enter values for A and B। मैं कोई भी रैंडम वैल्यूज डालूंगी, उनकी वैल्यूज को मैं कंपेयर करूंगी इस कंडीशनल कंस्ट्रक्ट जो ये है, ये शॉर्टकट है फॉर इफ एल्स। A ग्रेटर देन B तो ये 1 को असाइन कर दे C को, अदरवाइज 0, और बेस्ड ऑन द वैल्यू प्रिंटेड आइदर 1 और 0 आई विल जज वेदर द फर्स्ट वैल्यू was greater or the second। It has printed 0 means I will consider second value। आप कोई और मीनिंगफुल मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हो कि आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे दो A B मीन्स मैं C को A और B में से जिसकी भी मैंने वैल्यू ग्रेटर डाली है मैं C को वो वैल्यू देना चाहती हूँ। 34 65 it will print 65, again I will check, I will enter 66 and I will enter 22, it will print, means in either case it is going to assign the biggest value to the variable C on the left। तो राइट साइड में हमने शॉर्टकट ऑपरेटर को यूज किया है, तो ये भी आप एक कंस्ट्रक्ट यूज कर सकते हो। एक हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स को देखेंगे। हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट को यूज करके देखा, उसको भी फर्दर आप इफ एल्स इफ करके यूज कर सकते हो अगर आपके पास ज्यादा केसेस हैं। लेकिन हमने एक और कंस्ट्रक्ट देखा था स्विच केस, आप ये कह सकते हो कि वो उसका ऑल्टरनेट है। पर हर चीज को हम हर प्रोग्राम को अपनी प्रॉब्लम को हम स्विच केस के थ्रू प्रोग्राम नहीं कर सकते, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन इफ जो है वो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल स्टेटमेंट है जिसमें हम यूज कर सकते हैं इफ इफ कंस्ट्रक्ट्स। और ये शॉर्टकट जो ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर है, इसको भी एक हम लिमिटेड वे में यूज कर सकते हैं। लेकिन ये आज मैंने इसलिए आपको डेमो दी बिकॉज इन द नेक्स्ट लेक्चर you will be able to understand how functions work based on this। यहाँ पे मैंने राइट साइड जो थी वो कंडीशनल कंस्ट्रक्ट लगा के C को वैल्यू असाइन करवाई। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम C के राइट साइड पे रखेंगे और जो वैल्यू उस फंक्शन से रिटर्न होगी वो C को असाइन हो जाएगी। मीन्स उस केस में उसके एग्जीक्यूशन का इंटरनल मेथड हमारे लिए कोई फर्क नहीं है, यूजर को तो वैसे ही आउटपुट मिलेगी। लेकिन अगर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन लेंगे तो वो फंक्शन रन करके वहां से रिटर्न स्टेटमेंट से वापस आके C को वैल्यू असाइन करेगा। तो एक तरह से हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को भी एज ए डेटा टाइप यूज करते हैं, उसको भी हम डिराइव्ड डेटा टाइप्स में से ले सकते हैं। तो बेसिक डेटा टाइप हमारे 4 थे, उनके बेसिस पे हमने एग्रीगेट में किए एरे स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे शॉर्ट में व्हाट इज अ यूनियन एंड फोर्थ लास्ट इज हाउ अ फंक्शन कैन ऑल्सो वर्क एज अ डेटा टाइप। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आप इसके ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर फंक्शंस बनाइए, प्रोग्राम्स बनाइए, और इसके अलावा जो डबल डायमेंशन जो आपका एरे है उसको आप मैट्रिसेस की फॉर्म में यूज करके देखो। तो अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगे तो आप प्लीज इसको शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।